सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर चीज़ें मैंने सुना है कि महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, क्या हो रहा है इस मुल्क में? सर इस मुल्क की जो मईशी निज़ाम है सर, उसके अंदर सर बड़ी चीज़ें हो रही हैं और डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। लोग सर बजट के आसपास ना एक्साइटेड होते हैं। असल सर जो मवाद है ना, वो बजट के बाद या उसके बहुत देर बाद जो है आपको चीज़ें मिलना शुरू होती हैं। सर जो SRO है ना, आपने कभी ज़िंदगी में उसको ईजी नहीं लेना है। SROs के ऊपर जो चीज़ें हो जाती होती हैं, आवाम जो है उनको समझ नहीं आती कि डायरेक्टली वो इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से। अब सर हम सबसे पहले अगर शुरू करें तो जो हमारी ऑटो मार्केट है उसके अंदर एक बड़ी वाइब्रेंस आई है, बड़ी उसके अंदर चॉइस आई है। एक आप पूरी इस मुल्क की तमाम इंडस्ट्रीज़ ले लें, वो बैंकिंग सेक्टर हो, वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, वो सीमेंट, कुछ भी हो, जितनी तब्दीली एक डेढ़ दिहाई में आई है आपके ऑटो सेक्टर में, उतनी किसी और सेक्टर में तब्दीली नहीं आई आवाम के लिए, कंज्यूमर के लिए। आपके पास चॉइस आई है, आपके पास ब्रांड्स आए हैं, आपके पास एक फ्रीडम आया है कि जी बिग 3 के अलावा भी आप गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। एक तो ये चीज़ हुई है। उसके अलावा आपके पास एक और चीज़ आई है कि जी अब हम प्राइस जो है गाड़ियों की वो डिटर्मन नहीं करती ये फोर्सेस के जी कि हम बताएंगे कि हमारी गाड़ी ये वाली सेडान इतने की, तो सेडान सारी ही फिर आसपास इतने की होंगी, SUV इतने की तो इतने की होगी। अब उनकी जो इंजन कैपेसिटीज़ हैं, मतलब इंजन कैपेसिटी से मेरा मुराद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो उसकी एक चाइनीज़ वेरिएशन की प्राइस सेट हो गई है कि जी चाइनीज़ अगर आपने EV लानी है ना तो ये कॉम्पिटिशन है, आपने हाइब्रिड गाड़ियाँ लानी है चाइनीज़ तर्ज की तो वो इस प्राइस की हैं, फिर आपने कोरियन लानी है तो ऐसी हैं, और फिर जर्मन तो छोड़ ही दें, वो तो आउट ऑफ वो हो चुकी हैं। लेकिन सर एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रीब्यूट करता है कंज्यूमर के लिए कि ये गाड़ी भी मौजूद है, वो है आपकी इम्पोर्टेड यूज्ड कार। और हुकूमत के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी रही है। माजी में ये फ़ैसला नहीं हो पाया बड़े सालों से कि जी 5 साल पुरानी गाड़ी ला सकते हैं, 10 साल पुरानी ला सकते हैं, कभी 10 पे चले जाते हैं, कभी 5 पे, कभी कहते हैं इम्पोर्ट ही नहीं करनी। तो IMF ने इसके अंदर जब कदम रखा इस बजट से पहले, तो उन्होंने तजवीज़ उनकी ये थी कि आप इस मामले को खोल दें, आप आवाम को इजाज़त दें कि जो कमर्शियल इम्पोर्टर है जिसने यहाँ पे यूज्ड गाड़ी बेचनी है लोगों को, जो ज़्यादातर मंगवाएगा, उसको कोई रिलैक्सेशन दें कि वो 5-10 साल तक गाड़ी मंगवाए। IMF की तजवीज़ थी, वो उन्होंने नहीं मानी। तो सर दो चीज़ें हुई हैं बेसिकली। एक ये हुई है कि अब गाड़ी जो कि 5 साल पुरानी तक, यानी कि 2020 से लेके गाड़ी जो है आप 2020 तक की गाड़ी जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरा ये है कि 2026 जून तक ये हुआ, और 2026 जून तक ही ये भी हुआ है कि 40% RD रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है इन गाड़ियों के ऊपर। तो इनकी प्राइस ज़ाहिर है उसकी वजह से थोड़ी महंगी हो जाएगी। अब ये भी उन्होंने लगाई है, जो RD है वो भी है 2026 जून तक 40%, और फिर हर साल वो 10% कम होगी, और 2030 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस तक ये सिफर करने का प्रोग्राम है। अब वो 2030 किसने देखा क्या होता है, तब वो हम बाद में देखेंगे, बट फ़िलहाल ये पॉलिसी बनती है। अब लोग सोच रहे होंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। एक जो गाड़ी राइट हैंड ड्राइव अमूमन आप UK से मंगवाते हैं, थोड़ी कम, जापान से बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं, एक तो वो राइट हैंड ड्राइव है, और जापानी बिल्ड क्वालिटी जो है हमारी बिल्ड क्वालिटी से हमेशा से बेहतर रही है, आज के दिन भी बेहतर है। और वो गाड़ी जो है, अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ की 2025 की नई गाड़ी लेते हैं और उसको 10 साल चलाते हैं, और जापान की 2020 की गाड़ी लेते हैं और उसको 20 साल चलाते हैं, तो जापान वाली गाड़ी फिर भी मार खा जाएगी, यहाँ वाली गाड़ी शायद इतनी मार ना खा पाए। तो ये एक क्वालिटी का भी एक मसला है, क्वालिटी के मेयार का भी मसला है कि यहाँ पे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर है वो किस उस लेवल तक बना सकते हैं। अलबत्ता इस वक्त जो हुकूमत का मूड लग रहा है वो ये है कि थोड़ा इंसेंटिवाइज़ किया है बट थोड़ा डिस्करेज भी किया है। अब ये चीज़ कब पैरिटी पे आती है, कब इक्वलाइज होती है कि जी एक कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो लोकल मार्केट से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी ख़रीद ले सेम डे जाके, या किसी कमर्शियल इम्पोर्टर से जाके गाड़ी ख़रीद ले। ये चॉइस जो है ये इवेंचुअली मेरे ख्याल में सेम प्राइस पे आ जाएगी। जी बिल्कुल सर। देखिए, अगर कोई मेरे से पूछे ये बजट जब आपकी बात कर रही हैं तब भी शोर मचा था जब ये प्रपोज़ हुआ था, अब ये अप्रूवल हो गया इसका, मेरे ख्याल में तो इजाज़त होनी चाहिए। आप एक अजम्पशन ले लें कि एक शख्स है, उसका नाम हम शाहिद रख लेते हैं,
वो अगर एक पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो कि पब्लिक लिस्टेड है, 1 नंबर काम करते हैं, अपने सारे टैक्सेस जमा कराते हैं, और ये फिर ये जो शाहिद साहब को तनख्वाह मिलती है वो जो टैक्स है वो डिडक्ट होके मिलती है, उसके बाद शाहिद साहब जो हैं वो स्कूल की फ़ीस से लेके बच्चे का दूध जो ख़रीदते हैं उस तक भी टैक्स पे करते हैं, और उस सब के बाद अगर उनके पास कोई सेविंग रह जाती है तो फिर वो उस शाहिद साहब की मर्ज़ी होनी चाहिए कि वो उसको जो है उसकी सैर कर रहे हैं, उसको आग लगा दें, उसके साथ गाड़ी ख़रीदें जो जापान में मिलती है, वो जो मर्ज़ी करें। आप ये क्यों उनको मना कर सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं कि जी आपने बाहर की गाड़ी नहीं लेनी। देखें ये जो है ना कि हम इतने जो कंपनीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल की, हमने उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, मुझे समझ में आती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपने 78 साल से सेफगार्ड किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, मुझे बताएं आप आज कितनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते। और वो कैसे बेहतर होगी क्वालिटी, जब कंपटीशन होगा। कंपटीशन कैसे होगा, जब बाहर से गाड़ी आएगी। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि अगर आपने प्रोटेक्शन देनी ही है इंडस्ट्री को, तो हमेशा वो इंडस्ट्री टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल क्यों होगी। आज तक तीसरी तो कोई इंडस्ट्री नहीं जिसका मैंने सुना हो कि आप जो लोग कल बुला रहे हों कि जी हमने इसको प्रोटेक्शन देनी है। मेरी बात सुने कि हम लोग मतलब जितने तो ये यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, उनको भी फिर प्रोटेक्शन दे दें, फिर बाकी मिस्टर बीस्ट का चैनल बंद कर दें। फिर ये जो हमारे यूट्यूबर हैं अपना कैमरा खरीदते हैं, अपना दफ्तर खरीदते हैं, अपना सेट बनाते हैं, फिर उनको भी प्रोटेक्शन। ये आप प्रोटेक्शन या तो सारों को देंगे या किसी को भी नहीं देंगे। ये सिलेक्ट फ्यू को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। सर एक तो नहीं मिल सकती, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगेन टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर हमारे पास एक खबर है कि उन तमाम प्रोटेक्शंस के बावजूद भी क्या हालात हैं आजकल, और जो ट्रेड डेफिसिट का मामला उस पर हम आते हैं। लेकिन अगर ऑटो सेक्टर के ऊपर मज़ीद थोड़ी एक दो और बातें कर लें। एक तो सर ये कि यहाँ पे एक निज़ाम बन चुका है कि जी आपने 2 ही किस्म की गाड़ी लेनी है यहाँ पे। अगेन एक आपका इंपोर्ट वेरिएंट है, एक आपका डोमेस्टिक वेरिएंट है। अब डोमेस्टिक वेरिएंट में बहुत ब्रांड्स आ रहे हैं, बहुत चॉइसेस आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इससे इशू किसको है कि इंपोर्टेड वाली पे भी आपके पास चॉइसेस हैं। उसके अंदर इशू ये है कि एक सर्टन क्लास ऑफ कार जिसको इस बजट में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, वो है आपकी बिग जीप्स, बिग गैस गजलर्स। क्योंकि इसके साथ साथ एक और पॉलिसी भी आई है जिसके ऊपर उनके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो चूँकि 40% होगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थी। तो अब 40% उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिए। तो आप समझे ना, वॉल्यूम की बात है ना, वॉल्यूम ऑफ द मनी स्पेंट, कि एक गाड़ी जो कि यहाँ पे आपको लैंड होते हुए आरडी पुरानी के ऊपर 6-7 करोड़ की थी, अब उसके ऊपर जो ब्रेक मिला है आपको वो मिल गया आपको 2.5 करोड़ रुपए का। वो सडनली 2.5 करोड़ रुपए ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए। मैं ये लैंड क्रूजर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये उनको बेनिफिट मिलेगा इससे एक तो, और लोग इससे थोड़े परेशान होते हैं। लेकिन को मसले वाली बात नहीं है, एक शख्स जो है जिसको आप अगर ब्रेक दे रहे हैं तो फिर अक्रॉस द बोर्ड दें। अब 40% अगर आपने आरडी लगा दी एक ऐसी गाड़ी पे जिसपे थी 40%, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस मार्केट को तो कोई टच ही नहीं कर सकता। ये असल में फ़र्क जो पड़ रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, ये वो बिग कार्स को हो रहा है। और इससे लोग जो हैं वो वाला सेंटिमेंट ले आते हैं कि देखें जी भाई लीड्स का फ़ायदा हो गया ना। फिर लीड लेते हैं, ये जो बड़े बड़े डाले होते हैं, ये जो बड़े बड़े क्रूज़र्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े आपके गैस गजलर्स होते हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा इससे। सो वॉट भाई, अगर किसी को आपने कभी ना कभी तो आपने यूनिफॉर्म पॉलिसी क्रिएट करनी है ना। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसे मुल्क में हम कार पॉलिसी से लेके अपनी बाकी तमाम पॉलिसीज़ इस चीज़ पर डिसाइड करना शुरू कर दें कि जी किसी बंदे की स्पेंडिंग पावर क्या है। आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं, उसके बाद जिसकी जो स्पेंडिंग पावर है वो गाड़ी खरीद ले। अब मैं उस दिन किसी के साथ बैठा हुआ था, वो कहते हैं जी कि जो ये रेंज रोवर है बहुत महंगी गाड़ी है, बड़ी दुनिया की एक मशहूर है, कल्चरल स्टेटमेंट है, बहुत महंगी गाड़ी है जी, वो इससे सस्ती हो जाएगी। सो व्हाट, उसकी बेस प्राइस ही इतनी ज़्यादा है, वो वैसे ही गिने चुने यहाँ पे इस मुल्क में लोग ले सकते हैं, उनके लिए सस्ती होगी तो आपके लिए भी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ हमने स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉलिसी के मुताबिक अभी 5 साल है, 2026 जून तक। 2026 जून जो है वो आई खड़ी है, उतनी दूर नहीं है। उसके बाद 10 साल तक हो जाएगा, या एज फैक्टर वो ख़त्म कर देंगे इससे। फिर एक शख्स जो है वो 2015 की क्रूज़र मंगवा ले, 2010 का रेंज रोवर मंगवा ले, फरारी मंगवा ले मेरी तरफ से। पॉइंट इज़ कि आप एक पॉलिसी अगर आज आपने बनाई है फिर उस पर कायम रहें। ये जो है ना जी SRO आया, ये चेंज हो गया, अब SRO, अब ये RD 40% है, इसको 100% कर दें, फिर वो हमें क्या पता।
देखिए, लेकिन पॉलिसी साजी में बहरहाल इनको ये भी करने की ज़रूरत है कि जिस तरह ये रिलीफ दे रही है लीड को, तो गरीब को भी रिलीफ दे दें। बात ये है कि कौन सा कोई बड़ा ही शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में है, नहीं है ना। यानी कि एक शख्स डिपेंडेंट है अपनी सवारी पे, तो फिर आप अगेन जिस तरह से आप रिलीफ दे रहे हैं लीड को कि वो अच्छी से अच्छी गाड़ी मंगवा सकता है कम आरडी पे, आप सस्ती गाड़ियों में भी दे दें। हमें पता है यहाँ पे जो 600 सीसी गाड़ी के वेरिएंट्स पाकिस्तान में इस वक्त मिल रहे हैं वो कितने महंगे हैं, और यही अगर जापान से आ जाएं तो कितने सस्ते मिलेंगे। तो ठीक है, फिर गरीब आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए, देना चाहिए अगेन। बट माय पॉइंट इज कि इस चीज़ को अब इसका अगर फैसला कर लिया, अगर ये आपने डिसाइड कर लिए तो भी स्टिक कर जाए। जो आपने कहा ना 2030 तक हम आरडी ख़त्म कर देंगे, कर दें। अगर उसके बीच में आप किसी एक तबके को रिलीफ देना चाहते हैं, वो भी मेरी तरफ से ठीक है, वो ज़रूर करें, 100 दफ़ा करें। पॉइंट इज़ कि हर महकमे में, ख़ास तौर पे ये गाड़ियों वाले पे, हम तकरीबन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि हर 3 महीने बाद कोई नई पॉलिसी आ जाती है, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आप सारा निज़ाम जो है वो हर शख्स जो है ज़ीरो से शुरू होता है। तो आई थिंक कि इसके अंदर अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो इवेंचुअली सबका फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया पहले कि आपके जो मामलात हैं ट्रेड डेफिसिट के, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सर Q1 जो है फाइनेंशियल 2026 का, उसमें आपकी एक्सपोर्ट जो है वो गिर के $7.6 बिलियन पे है, और जिससे आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 16.97 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आपका इस दफ़ा। उसकी वजह ये है कि आपकी जो टोटल सितंबर के महीने के एक्सपोर्ट्स हैं वो $2.2 बिलियन हैं, इंपोर्ट्स आपकी $5.84 बिलियन हैं, और आपका ट्रेड डेफिसिट जो है, जो सिर्फ सितंबर के महीने की बात की गई तो $3.34 बिलियन जो है वो बुक हुआ है। सो अब ये स्लो डाउन क्यों है, इसके अंदर क्यों एक्सपोर्ट्स के अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ठहराना तो मैं नहीं कहूँगा, बट उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत डाउन गई है। उनकी एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स जो हैं वो कम हुए हैं। अब उसके अंदर आप किसी टेक्सटाइल शख्स से पूछेंगे तो वो आपको 10,000 इसकी चीज़ें बताएगा जी कि हमारी क्रॉप नहीं अच्छी आई, हमें ये नहीं मिला, आपका वो नहीं हुआ, टैक्सेशन पॉलिसी, बिजली महंगी, ये वो जो उनके मतलब ये आपके अभी के रोने धोने नहीं है, ये बड़े सालों के उनके रोने धोने हैं। लेकिन अब ऐसे है कि जैसे हमने पहले शुरू में किया कि ऑटो सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर को हमेशा से एक प्रोटेक्शन, एक कवर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उस सब के बावजूद भी अगर आज हम ये बात कर रहे हैं कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो उसमें मैं सारा का सारा कसूर हुकूमत को नहीं दे सकता। थोड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी कसूर हो सकता है इसके अंदर, थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपको पता है यहाँ पे कितनी मुश्किल है, और हमने अभी कल के शो में हमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल की भी बात की थी, हमने उनको तफसीली तौर पे हमने डिस्कशन की थी कल या परसों के शो पे कि उनके मसले मसाइल कहते हैं वो यही है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यहाँ पे मसले मसाइल ही बड़े हैं। तो वो ज़ाहिर है अगर आपकी कोई इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी कुछ फेस करी तो ज़ाहिर है वो ट्रांसलेट होंगे आपके डोमेस्टिक किसी किस्म की बिजनेस के ऊपर। तो इस वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं वो तो गई हैं कुछ 3.5% के करीब। आपका जो बजट डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट बढ़ गई, और इंपोर्ट ने बढ़ना ही बढ़ना था, वो भी IMF की वजह से ही बढ़ रही है। और वो भी मैं अगेन उनको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। देखें, बात बड़ी सिंपल है, जब भी आपके हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, हमने जिस तरह कल जिक्र किया था, आपका ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जब ये चीज़ें आपको ज़्यादा मसाइल नज़र आने शुरू हो जाते हैं तो आप उस वक्त हंगामी हालात में कर्ब लगाते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। आपके जैसे ही ये इशारिये बेहतर होने शुरू होते हैं तो आपको अंदाज़ा ये होता है कि हमने ये तो मैनेज कर लिया लेकिन अब ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो ग्रोथ खोलने के लिए आप इंपोर्ट खोलते हैं। जब वो इंपोर्ट खोलते हैं उसके बाद दोबारा ये इशारिये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसका बुनियादी बात यह है कि आप देखिए, सेविंग करके पैसे नहीं हुआ जा सकता, अमीर हमेशा हुआ जाता है पैसे कमा के। ठीक है, अभी बड़ा अच्छा है, मतलब ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। FBR जो है ना इस वक्त बड़ा जज्बाती हुआ है, लोगों को मैसेजेस कर रहा है बड़े पैसिव अग्रेसिव कि आपने क्रेडिट कार्ड पे इतनी बाइंग की है, अभी तक फाइलिंग नहीं की, आपने फलाना प्लॉट ख़रीदा, अभी तक फाइलिंग नहीं की। अच्छा देखिए, एक शख्स है, सर मैं आपको सॉरी यहाँ पे रोकूंगा, आपकी FBR वाली बात और ये वाली बात बहुत ज़रूरी है कि कमा के चीज़ें ग्रोथ होती है, सेविंग से नहीं होती। यहाँ पे चूँकि हमने ब्रेक ली, इसी पॉइंट को आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे जाते हैं एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं हमारे अपवर्ड जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट की इस किस्म की हमें बातें पता चली हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसके अंदर मुर्द इल्ज़ाम ठहराई जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले कहा कि शायद उनके ऊपर मुकम्मल ब्लेम नहीं जाता। आपका एक पॉइंट चल रहा था, उससे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि आपको ना, आप सेविंग से अमीर नहीं हो सकते, आपको कमाना पड़ता है अमीर होने के लिए। अब ठीक है, FBR की बड़ी स्क्रूटनी चल रही है, सबको पैसिव अग्रेसिव मैसेजेस जा रहे हैं। बात ये है कि एक शख्स अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 5 लाख रुपए और वो फाइल करता है कि जी टैक्स लाइबिलिटी मेरी 3.5 लाख है और वो 1.5 लाख पॉकेट कर लेता है, तो इसमें कुछ शक नहीं कि ये इलीगल है। और जो हुकूमत है वो अपना पूरा इस्तेकाक रखती है कि वो उसको पकड़ ले और उसको पिनलाइज करे, वो जेल में भी डाल जा सकता है, वो जुर्माना भी भर सकता है, सारा कुछ। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो 1.5 लाख अगर हुकूमत के पास आ जाएगा तो चलो ठीक है, हुकूमत को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, लेकिन उससे कोई मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत चेंज इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो भी 1.5 लाख कौन सा उसने अपने तकिए के गुलाफ में रख लेने थे, उसने भी खर्चने थे, एक इकॉनमी का पहिया चलना था। बुनियादी बात यह है कि जब तक आप पाए का साइज़ बड़ा नहीं ना करते, तो खाली छोटी मोटी बचतें करके ना आप नहीं करते। पाए का साइज़ कैसे बड़ा होगा? पाए का साइज़ बड़ा होगा मज़ीद एक्सपोर्ट्स के साथ। वो मज़ीद, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे, वो उसमें पतंगे भी ऐड कर लें, उसमें 10 पैक सिगरेट भी ऐड कर लें, जो चीज़ ऐड हो सकती है उसमें कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है आईफोन तो आप एक रात में नहीं बना सकते, उसके लिए तो जो स्किल चाहिए वो अभी तक हमारे पास है नहीं। सो बुनियादी तौर पे आपने अपना पाए बड़ा करना है, वरना आप देखिए जो कर्व करते हैं ना आप इंपोर्ट, पाकिस्तान में अगर आपने जो चीज़ बनाते भी हैं, मतलब टेक्सटाइल की आप बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। हमारे यहाँ पे मतलब जो ख़ाम माल है उस तक पे कई दफ़ा पाबंदी लग जाती है इंपोर्ट की मद में, ठीक है। तो जब आपको ख़ाम माल ही नहीं मिलेगा तो आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे, फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? सो हर चीज़ सर, मैं आपको आप कहते हैं कि सब चीज़ों की शायद जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती, काफ़ी चीज़ों की डाली जा भी सकती है क्योंकि पॉलिसी तो हुकूमत ने बनाई है ना। सस्ती की बिजली की आप बात करते हैं, मुझे बताएं यहाँ पे क्यों नहीं सोचा जाता कि जब पे बिजली का कारखाना लगेगा वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल यूनिट हो। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, किसी वजह से आप कह रहे हो कि जी मुझे कोयला इस जगह से सोर्स होता है तो मुझे यहाँ पे बनाना है, तो फिर वहाँ पे आप एक इंडस्ट्रियल यूनिट बनाते हो ताकि आपको कॉस्ट ना पड़े डिस्ट्रीब्यूशन की, दीगर चीज़ों की। अब ये सारी जो डिस्कशंस हैं, मतलब ये कहाँ होती हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इसका हमने अमली नमूना तो कभी देखा नहीं। मुझे बताएं कौन सा पावर प्लांट है आपका जिसके इर्द गिर्द जो है वो इंडस्ट्री लगी हुई है? सो ये जब तक आप सारी चीज़ों को मतलब एज अ होल नहीं देखोगे, हर जगह अगर दिहाड़ी होगी कि जी अगर मैं इधर ये कर दूं तो मुझे थोड़े से इतने पैसे बच जाएंगे, तो फिर ये नहीं चल सकता। और सर दोनों चीज़ों के बड़े मुकम्मल किस्म के हाल हैं, बड़े बाकायदा हाल हैं, और दुनिया के अंदर आपको इस किस्म की मिसालें भी मिल जाएंगी। एक तो ये कि जितनी मेरी इसके ऊपर रिसर्च है कि जी इस किस्म की अगर आपकी सूरत हाल हो कि इंडस्ट्री जो है उसका पहिया जो है वो स्लो डाउन नहीं हो रहा, वो कई जगह रुकता जा रहा है। तो बहुत जगहों पर ऐसे हुआ है कि उन्होंने इंडस्ट्री स्प्लिट अप कर दी है और उसके अलहदा आपने सेंटर्स बना दिए हैं कि जहाँ पे उनको रिलीफ मिलेगा। मतलब अगर टेक्सटाइल आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बना दें महकमा टेक्सटाइल कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने मसले हैं वो सारे वहाँ एड्रेस हुआ करेंगे। फिर वो अपनी एडवाइजरी देगी जी जो यस मैन है, बॉस मैन है उनको, लेकिन उनकी जो डे टू डे चीज़ें हैं उनके मसले हल वहाँ हों। आपकी ऑटो की एक लदा बन जाए, आपकी बैंकिंग सेक्टर की लदा बन जाए। माई पॉइंट इज़ कि आपने जो अपनी एक मुकम्मल फाइनेंस डिवीज़न जो है या आपकी FBR है, सब कुछ जो है उसके अंदर आप इसको स्ट्रीमलाइन कभी आज तक हमने सोचा नहीं कि हम कर लें कि जी अगर आपके जो पावर सेक्टर से मेरा मुराद है जो आपके वो सेक्टर्स जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और जिन सेक्टर्स के लॉस से आपको बहुत फ़र्क पड़ना है, उन पे तवज्जो होनी चाहिए। अब टेक्सटाइल वाला भी उन्हीं के पास जा रहा है जो कि जिनके पास ऑटो वाला जा रहा है, जिनके पास ऑटो वाले जा रहे हैं उसी के पास मेरे ख्याल में फ्लावर वाले भी जा रहे होंगे, सीमेंट वाले भी जा रहे होंगे। तो मैं हुकूमत की भी एक मजबूरी जो है वो समझता हूँ कि अगर अंडर स्टाफ नहीं भी हैं वो, लेकिन अगर जब आप प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तब तक क्या फ़ायदा होगा आपका? अब यहाँ पे टेक्सटाइल वालों की एप्टमा एक है ऑल पर। अब हर इदारे के पास इतनी स्ट्रॉन्ग यूनियन नहीं होता, हर कोई सीमेंट वालों के पास ऐसा नहीं है, ऑटो वालों के पास आज तक ऐसा नहीं है। भाई एप्टमा क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ताकतवर कुछ इदारों ने मिल के उसको एक बॉडी बना ली जिसकी हुकूमत सुनती है। लेकिन हुकूमत सिर्फ उस बॉडी की इस वजह से सुनती है क्योंकि जी वो टेक्सटाइल वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे एक्सपोर्ट के अंदर या करते हैं, लेकिन उसके अंदर कमी आ रही है। सो
कभी ये भी हो सकता है ना कि हुकूमत इन टच जाए एप्टमा के पास, हर वक्त तो एप्टमा चली फिरती है हुकूमत के पास, हुकूमत का भी होना चाहिए जी हमारा ये विंग आपसे बात करने आ रहा है कि ये क्यों हुआ, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। आई थिंक ये इस किस्म की प्रोडक्टिव अप्रोच जो है ना हमें बहुत लैकिंग है। दूसरा आपने जो दिहाड़ी वाली बात की, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, देखें एक्सपोर्ट अगर आप तमाम चीज़ों की खोल देंगे, पतंगे होंगी और शायद ऐसी कई हैं जो कि यहाँ एक्सपोर्ट नहीं होने देते, वो अगर कर देंगे आप तो उसके अंदर जाहिर है किसी का तो पता कटेगा, किसी की जो बॉटम लाइन है ना वो उसको मुतासर करेगी चीज़। तो इसका बड़ा आसान हल है। और ये भी गैन ये मैं बता रहा हूँ कि और जगहों पे ये चीज़ हुई कि वो आप जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे और के लोग होंगे कि भाई देखिए बात सुने, हम ये करने को जा रहे हैं कि हम इंकरेज करना चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिव किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिएटिवली एक्सपोर्ट हो जाएँ। तो इसके अंदर आपकी बॉटम लाइन अगर मुतासर होती है तो उसका एक फ़िगर लिख के हमें एक पर्ची पे दे दें, वो बॉटम लाइन हम कवर कर देंगे। हुकूमत जो है ना वो आपको विल मेक यू होल। उससे क्या होगा कि वो बंदा मुतमईन हो जाएगा जी कि ठीक है जी मेरे पास जो कागजात आने ना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसको ना सिर्फ साइन करूंगा, स्टैम्प करूंगा, मैं खुद हैंड डिलीवर करूंगा कि जी आप बंदा ढूंढे और एक्सपोर्ट करें अपनी जो भी ये चीज़ें हैं, और मेरे लोग आके कर लेंगे जी आपने 500 यूनिट भेजना तो आपने 500 यूनिट ही भेजना ताकि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में लीकेज ना हो। ये सारा कुछ जो है ये हो सकता है। देखें अगर आपके मसले मसाइल इस नहज पे हैं कि छोटे इंटीजर्स, मतलब एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इतने बड़े मुल्क की जहाँ पे 24 करोड़ लोग, उसकी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर अंडर परफॉर्म कर रही तो मेरा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, ये फॉल्ट लाइन्स हैं आपकी। तो ये एक अजीब सा मसला है ना, अजीब से मसलों के अजीब से सोल्यूशंस होते हैं। तो क्रिएटिव हो जाए थोड़े से, इसमें क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप मज़ीद तो नहीं नीचे जाने लगे ना, आप इससे शायद थोड़ी बेहतरी हासिल कर लें। मेरा तो यही मशवरा है सर जी। यकीनन बात बड़ी सादी सी है और वो ये है कि जो अपोजिशन होगी वो किसी भी वक्त में वो हर चीज़ पे एतराज़ करेगी और जो हुकूमत होगी वो हर चीज़ पे विक्ट्री लैप लेगी। देखिए इस वक्त हमने अपनी अब तमाम तर उम्मीदें बैंक कर दी हैं मादनियात पे कि वो जाएंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसे ही हो, हमारी भी बड़ी उम्मीदें हैं। बात ये है कि जो भी अपोजिशन होगी वो कहेगी कि जी ये तो डील ठीक नहीं हुई, ये तो जी फलाना मसला हो गया, ये जी आप उस इलाके को कितनी परसेंटेज दे रहे हैं, ये जी कि इसके जो है फलाने कंट्री को क्यों दे रहे हैं और फलाने को क्यों नहीं दे रहे, अच्छा एक्सकेवेट करने कौन आएगा। ये सारे जो हुकूमत होगी वो कहेगी देखें हमने हमारे दौर में जो है ना इतना रेवेन्यू इजाफा हो जाएगा, इतने इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह ना आप जो चीज़ें भी आपको लगती हैं कि जी ममनू हैं, लोग एतराज़ करेंगे, लोग सड़क पे आ जाएंगे, आप परवाह ना करें, आप उनको एक्सपोर्ट करें। जब आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वहाँ का कानून अप्लाई होता है जो कंट्री में वो इंपोर्ट हो रही है। जहाँ तक बात रही कि लोग एहतजाज करेंगे, वो गरीब लोगों का मुल्क है। गरीब क्या होता है, गरीब होता है दिहाड़ीदार, यानी कि वो आज काम करेगा तो सुबह डबल रोटी लेके आ सकता है नाश्ते के लिए, वरना उसके पास नहीं है। गरीब आदमी कितने दिन अपना दिहाड़ी छोड़ के तो एहतजाज कर सकता है। यहाँ आप कोई भी कानून ले आएँ, यहाँ आप कोई भी चीज़ कर दें, अगले दिन कोई लंबा चौड़ा एहतजाज नहीं हो सकता। अपने आप को अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें, पैसे कमाने की तरफ जाएं। ये बहुत ज़्यादा ये सोचना छोड़ दें कि जी हम ये करेंगे तो इस तरह का बैकलैश आ जाएगा, ये करेंगे तो उस तरह का, कोई बैकलैश नहीं आएगा। सीधा सीधा धंधा करना है बेसिकली। पूरी दुनिया जो है, अब आप देख लें चाइना और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई है टैरिफ पे है, ठीक है, कोई किसी पे हमला नहीं करना चाहता, सिर्फ ये करना चाहते हैं कि जी जब ट्रेड हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो। सो अब पूरी दुनिया ट्रेड की तरफ जा रही है, आप भी ट्रेड की तरफ जाएं, ठीक गलत को छोड़ें और आगे बढ़ें। हाँ, और सर इसमें आखिर ब्रेक से पहले मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, ज़रा थोड़ा साइड नोट, कि मुझे आजकल बड़ी मुलाकातें हो रही हैं ऐसे लोगों से जो हमसे सवाल जवाब करते हैं कि देखें ये जो आपका न्यू पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री चल रही है, रोमांस चल रहा है, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, और ये तो कुछ देर की बात है ना, ये ऐसे पलटा मारेगी, ये ऐसे हालात ख़राब होंगे। तो और ज़ाहिर है जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो तो वो ऐसी स्केप्टिकल होते। तो मैं सोचता हूँ लेकिन कि मैं तो नहीं अफोर्ड करता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने भी अभी इंशाल्लाह काफ़ी साल और यहाँ पे मज़ीद गुजारने हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, जो इतनी परसेंटेज, उन्होंने और साल, तो इसके लिए तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा इस फुटिंग। पहले तो नहीं हो सकता, पहले तो था ही नहीं कुछ पॉजिटिव, अब पॉजिटिविटी है तो इस पॉजिटिव फुटिंग पे हम सबको बतौर अवाम भी पॉजिटिव होना पड़ेगा कि ये वो है, ये टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट को बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जाता है, और वही बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। हमने काफ़ी बात कर ली इकॉनमी के ऊपर और क्या मामलात होंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो इकॉनमी ही क्या है जब उसके पीछे सियासत नहीं खड़ी। तो ज़रा सियासी मामलात जो बहुत गर्म हुए हुए हैं आजकल उनके ऊपर बात कर लेते हैं। नेमली जो इस वक्त एक नून लीग की भी एक पंजाब गवर्नमेंट की आप बात कर लें और जो पीपल्स पार्टी है उनके बीच में एक बयानबाजी का भी मुकाबला जारी है। इधर से मेनली मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनके कुछ ख्यालात और तासुरात हैं जो कि डायरेक्टली सिंध के ऊपर हैं। अटैक का लफ्ज़ मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट उनको बड़ी टारगेटेड किस्म की चीज़ उन्होंने बात की है। आज के रोज़ शजील मेमन साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं वैसे ही कहता हूँ कि इतवार के रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसको आपने सीरियसली लेना होता है। और उसके अलावा ये पिछले कुछ दिनों से ये मामला चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो शजील मेमन साहब कहते हैं, आई थिंक वो पॉइंट ज़्यादा पर्टिनेंट इस लिहाज से कि वो कहते हैं जी कि पंजाब गवर्नमेंट हमारे कंधे पे, वो कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, हमारे कंधे पे बंदूक रख के फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करी। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट तो एक ही है, मतलब नून लीग की है लेकिन जाहिर है उसके अंदर जो ख्यालात मेमन साहब के हैं वो जन्म देते हैं कई सवालात को कि वो क्यों ऐसा बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मरीम नवाज़ के भी जो बयान आते हैं वो भी बड़े सवालात को जन्म देते हैं। तो ज़रा उसको सर हम कोशिश करेंगे जल्दी से अनपैक कर लें। है ये बहुत वास्ट टॉपिक, लेकिन हम ज़रा इसको हमने कहा ज़रा लाइटली डिस्कस कर लें। सर एक तो आपने ये बहुत बड़ी बात कर दी कि संडे वाला जो प्रेशर होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी वजह ये है कि अमूमन संडे को प्रेशर होता नहीं। संडे छोड़ें, फ्राइडे सैटरडे संडे, शायद थर्सडे भी नहीं होता। हमारी इंडस्ट्री में जो एंकर्स हजरात होते हैं, अमूमन ख़वातीनो हजरात, वो बड़ा जब बारगेन करते हैं किसी भी चैनल वगैरह के साथ तो उनकी कोशिश होती है कि वो मंडे ट्यूसडे वाला लें टाइम, वीकेंड वाला ना लें, क्योंकि वीकेंड वो कहते हैं कि डेड होता है। वो कई दफ़ा अपने पैसे छोड़ देते हैं लेकिन वो वीकेंड पे नहीं आते। और उसकी वजह ये है कि जो आपका पार्लियामेंटेरियन जो इस्लामाबाद बैठा हुआ है वो भी वीकेंड पे अपने शहर गांव चला गया होता है, जो लाहौर बैठा हुआ है वो भी वीकेंड पे अपने शहर गांव चला गया होता है। तो उन दिनों में कुछ होता नहीं। सो संडे को अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत भड़का हुआ काम है। दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है अब इस वक्त जो ख़ास तौर पर पोस्ट सैलाब जो सारे मसाइल चल रहे हैं उनमें से नेमली एक सबसे बड़ा मसला वो ये है कि जी वो पीपल्स पार्टी कहती है कि जब लिस्टें ऑलरेडी BISP के अंडर बनी हुई हैं, एक निज़ाम बना हुआ है, तो आप जो सैलाब से जो की वजह से जो इमदाद करनी है वो उसी के थ्रू कर दें। पंजाब हुकूमत उसको नहीं मानती। पंजाब हुकूमत कहती है कि जी वो लिस्टें ठीक नहीं हैं। अब वो ज़ाहिर है उस पर पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट दोनों कहते हैं कि जी बताएं कैसे, मतलब ठीक नहीं है, वो क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर देते हैं। तो वो ज़ाहिर है अब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं कि जी वो क्योंकि उसका नाम BISP है शायद इस वजह से पंजाब हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये अब दरारें जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी एक और बयान दिया जिसमें एक तो उन्होंने वो रज़ी दादा साहब का केस उठा लिया। अच्छा, अब बुनियादी बात वही है कि मेरे और आपके ख्यालात भी इस बारे में यही थे कि अगर किसी ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दी है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अब ये मामला ठीक है वो चलता रहे, एक CM का एक शख्स का केस उठा लेना पर्टिकुलर बंदे का, और जिसकी वजह से बाकी सूबों की मतलब बड़ी दिलजारी हुई है, ये इट सेज अ लॉट कि अब जो है ना दरारें वो बंद करने के लिए नहीं, वो कह रही हैं कि अब ठीक है फिर मज़ीद होंगी। इसी में फिर आखिरी चीज़ आप और डाल लें कि 2 दिन पुराना बयान है उनका कि जी पंजाब बड़ी तरक्की कर जाएगा 5 सालों में अगर हमें 5 साल पूरे करने दिए गए। ये भी ख़तरनाक बयान है। इस तरह के जो बयान होते हैं इसका मतलब है कि उन तक उड़ती उड़ती कोई बातें पहुंची हैं। तो बाकी जैसे आप वो कह रहे थे कि फेडरल और प्रोविंशियल पंजाब गवर्नमेंट एक ही है, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा वो सर उसके ऊपर एक्चुअली ये हम बिहाइंड क्लोज डोर्स तो लोग जो है ये बातें बड़ी कर रहे हैं कि जी हमें पता है कि ये इट इज़ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर आप ना हमारा सियासी निज़ाम इस किस्म का है कि फैमिलीज़ और फिर जनरेशनली यहाँ पे लोग आते हैं करने के लिए। देखिए पीपल्स पार्टी की सूरत में भुट्टो लिनीएज चल रही है बड़ी देर से, ज़रदारी लिनीएज भुट्टो लिनीएज के मिक्स बिलावल भुट्टो की सूरत में, आसफा भुट्टो की सूरत में, इधर शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, फिर हमजा शहबाज, मरीम नवाज़, तो ये बड़ा फैमिली सेंट्रिक किस्म का मामला बन जाता है। अब सिर्फ फ़र्क इस दफ़ा फ़र्क क्या हुआ है कि जो कि पहले भी था कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब की हद तक सियासत उनकी महदूद थी क्योंकि वो CM थे यहाँ के, अब अलबत्ता वो प्राइम मिनिस्टर बन गए दूसरी दफ़ा, और मियां नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लेकिन वो नहीं बन पाए फॉर
जो भी इलेक्शन में हुआ, बट उनकी जो साहबजादी हैं वो इस वक्त CM पंजाब है। तो एक ना अलहदगी सी पैदा हो गई है, जो कि हम सुनते हैं बातें और हम कंफर्म नहीं करते इस चीज़ को, बट डेफिनेटली जब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आप जो भी कहें SPM, उनके यहाँ पे लाहौर कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर वो नहीं टिके हुए, वो अभी मलेशिया आज चले गए हैं क्योंकि वहाँ पे इकनॉमिक किस्म की चीज़ें करना, उससे पहले अमेरिका, उससे पहले सऊदी अरब, और बड़ी हिस्टोरिक चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर जो कि मुल्क के फ़ायदे में हैं। अब इससे मैं सिर्फ गेज ये कर सकता हूँ कि फेडरल और जो प्रोविंस का जो एक डिस्कनेक्ट है वो एक तो इस चीज़ की वजह से शायद हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा कि कंफर्म ये बात है, बट दूसरी ये बात है कि पंजाब के और फेडरल के मसले इसलिए भी हैं क्योंकि फेडरल में सिर्फ नून लीग तो नहीं है, वो तो नहीं हो पाया ना क्योंकि कोलेशन गवर्नमेंट है। अब वो कोलेशन गवर्नमेंट जो है उसके लिए, और पंजाब इज़ रेलेवेंट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, आप जो मर्जी करें, आप सिंध में हो, आप KP में हो, पंजाब रेलेवेंट है इस मुल्क की सियासत के अंदर। तो सेंटर की जो सियासत है वो फेडरल की सियासत से डायरेक्टली लिंक्ड है। सेंटर के अंदर इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट है। देखिए सर, मैं तो कुछ नहीं, मुझे भी नहीं पता बिहाइंड डोर क्लोज डोर्स क्या होता है। मेरे सिर्फ दो सवाल हैं। एक ये कि शहबाज शरीफ साहब सिंस वॉर टिल नाउ डिप्लोमेसी शहबाज शरीफ हैज परफॉर्म्ड, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि जब आप नून लीग के ट्विटर वगैरह के ऊपर पेजेस के पर जाते हैं, उनकी जब आप पोस्ट्स देखते हैं, तो मुझे ये बताएं कि कितनी पोस्ट्स होती हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब को, उनके काम को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और कितनी पोस्ट्स होती हैं जिसमें मरियम साहिबा के काम को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। डिस्पैरिटी है, ठीक है। अगर डिस्पैरिटी है, मुझे लगता है गलत हो सकता है, अगर डिस्पैरिटी है तो क्या ऐसा तो नहीं कि शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर दूसरी पार्टियों को तो शायद डिसअपॉइंट होना चाहिए था कि यार ये मतलब किसी और पार्टी का PM परफॉर्म कर गया, जो कि एक सियासी पहलू है, मतलब होता है सियासत के अंदर कि आपका एक फैक्टर होता है जेलसी का। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पार्टी के अंदर भी शायद डिसअपॉइंटमेंट है कि ये क्यों परफॉर्म कर गए? इस तरह के शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं सिर्फ हम जब प्रेस ऐड देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया एड्स देखते हैं। अगेन हो सकता है कि हमारा परसेप्शन बिल्कुल गलत हो, लेकिन फिर उसको ठीक करें। जब आप एड्स बनाते हैं, जब आप पोस्ट्स बनाते हैं, तो उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर को भी दिखाएं थोड़ा सा। सर, मुझे ये चीज़ भी याद पड़ती है कि एक दफ़ा जब ये हुकूमतें गिर रही थी और PTI के दौर में सब हो रहा था, तो एक बस चली थी लाहौर के, मेरे ख्याल में मेन बुलवार्ड से, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा और हमजा शहबाज इकट्ठे थे, और वो जाके उतरी मेरे ख्याल में फ्लैटीज़ होटल या ऐसे कुछ किसी एक जगह के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने अपनी एक तकरीब की थी कि ये अब चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। तो उसमें एक यूनिटी थी, नज़र आती थी वो। और उसके अलावा अब अलबत्ता मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया, अगर ये चमगोइयाँ हो रही हैं तो एक शो ऑफ यूनिटी हो जाए। अब तो ये नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं, ये शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। पार्टी को यूनाइट करना मेरे ख्याल में इस वक्त फेडरल के भी फ़ायदे में है और सूबे के फ़ायदे में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो ऑप्टिक्स हैं वो ये नहीं कह, ऑप्टिक्स कुछ और कह रही हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इसमें कोई किरदार अदा करें, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो ठंडे, जब सर्दी हो जाएगी फिर लाहौर आएंगे, वो गर्म इलाके में नहीं अब रहते, वो यहाँ लंदन रहते हैं या फिर मरी रहते हैं, जिनीवा। तो सर, बाकी सर इसके अंदर ऑब्वियसली ये है कि ये सारी जो बातें हैं, ये कोई आप इसको हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये सब कुछ चलता रहता है। और अगेन, और ये जमहूरियत का लुत्फ है, और जमहूरियत का लुत्फ है ये, बिल्कुल। और हम बड़ा खुश होते हैं इस चीज़ से। लेकिन पॉइंट इज़, जो मैंने पिछले हमारे टॉपिक की ब्रेक में कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक टर्निंग पॉइंट है, और उस टर्निंग पॉइंट को यूटिलाइज़ करना जो है वो सबके फ़ायदे में है, क्योंकि अब शॉर्ट टर्म जो है ना वो मेरे ख्याल में नहीं चलेगा। भारत सर, वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।